नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज जिस पॉइंट के साथ हम लोग लर्निंग करेंगे, उसमें सबसे पहला सवाल है, जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल्स और जियो फाइनेंशियल्स क्या मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई? क्या जिस हिसाब से जियो अपनी सर्विस के मामले में हर कह सकते हैं कि हर एक के पास पहुँचती देखी गई, अपने जियो नेटवर्क के माध्यम से चाहे जियो की सर्विसेज अलग-अलग चीज़ों को लेकर के, तो क्या ये जियो फाइनेंशियल्स अपनी ऐप के बलबूते उन कस्टमरों को एक जो कन्वर्जन रेट था वो कन्वर्ट नहीं कर पाए क्या? या ये एक चैलेंजिंग शब्द था जो कि केवल केवल फिलहाल के सिचुएशन में है, हो सकता है आने वाले समय में ये यहाँ से बूस्ट हो हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे जियो फाइनेंशियल को लेकर के ऐसी ऐसा क्या चल रहा है, कैसा रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा रहा है और रिजल्ट के डेटा के बेसिस पे मार्केट का जो सेंटिमेंट कहता है वो कहाँ तक स्थिरता बना पाएगी या बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये एक चैलेंजिंग सी शब्द बन जाती है। आइए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं और इन लर्निंग में कुछ वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो शायद चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर। अब देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जो केवल और केवल फाइनेंसिंग सर्विस ही नहीं देती। वो आजकल कहते हैं कि कोर बैंकिंग सॉरी जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उस पे भी इनका जो आरबीआई से उनका अप्रूवल मिल चुका है। अर्थात ये आने वाले समय में जो अपने बिजनेस विस्तार की बात कहती है जहाँ पे म्यूचुअल फंड हो चाहे एसआईपी हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम हो, ये सारे काम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ये सभी चीज़ों को लेकर के अप्रूवल है। अब सवाल आता है कि ये जो इनके पास जो जो सिम ये बेच रखी है, जो दूसरी कंपनी के थ्रू ऑपरेट होती है, लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट्स तो एक ही है ना। उस पेरेंट्स की जो अलग-अलग सिस्टर्स हैं, वो कह सकते हैं कि जो डारियाँ हैं, उसको लेकर आपस में क्या कन्वर्जन रेट नहीं हो पा रहा है क्या? जहाँ पे बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी मार्केट को कैप्चर करके रखी है। आइए, यदि कंपनी की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी के बिज़नेस मॉडल में क्या-क्या चीज़ शामिल करती है। आपको जो ऐप के थ्रू है वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम का हो, पेमेंट बैंकिंग का काम हो, पेमेंट सॉल्यूशन का काम हो, लोन भी देती है और लीजिंग का कामकाज भी है, लेकिन इसमें अभी तक वो म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये सब इंक्लूड नहीं किया है। कुछ चीज़ों को लेकर केवल लोन देने वाले के तौर पे रही है। क्या लगता है कितने निवेशक जो है इससे सैटिस्फाइड है कि शायद उसमें से जो कंपनी है अपने जो कस्टमर बेस है उसको कन्वर्ट कर पाएँगे लोन प्रोवाइड करने को लेके? आइए इनका रिजल्ट की पर्सपेक्टिव डेटा को हम बाद में देखेंगे। यदि हम स्टॉक की चार्ट को देखें तो एग्जैक्टली चार्ट की बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली चार्ट में आप देख पाएंगे कि मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा यहाँ से अपने जो इमेजेस है ना उसको खींच के यहाँ ले जाता हूँ क्योंकि आप सोचेंगे जो शायद आपके पास कुछ यहाँ पे देखने को नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इनकी चार्ट लेवल को देखिए पिछले कुछ सालों की और लगातार साल जो एक साल की डेटा रही उसमें लगातार बिकवाली का प्रेशर रहा और बिकवाली के प्रेशर में खास करके मैं यहाँ की बात करूँ तो मार्केट यहाँ तो उम्मीद जता रही थी शायद मार्केट उबर जाएगी, लेकिन उबरने का नाम नहीं लिया। मार्केट यहाँ से सीधे-सीधे स्लिप करती गई। जबकि स्लिप करते-करते क्या 2 सवाल अक्सर होते हैं और वो सवाल होता है, सर हम अब तो लिए हैं टारगेट क्या करें? दूसरा होता है कि सर हम एसएल कहाँ लगाएँ क्योंकि हमारे तो काफ़ी सारा नुकसान हो गई है। आखिर ये स्थिरता बना पाएगी या नहीं? चलिए पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को। जहाँ तक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन की चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए यदि मार्केट की रेस की बात करें, तो इस मार्केट की रेस में इनका जो है स्टॉक जो प्राइस रही, जो आज भी 222 के आसपास देखा गया, लोअर साइड में 210 के आसपास, 219 के आसपास नंबर रखती है। हायर साइड में सोचिए करीब 400 रुपए के स्टॉक टूट करके कहाँ आके खत्म हो गई 200 रुपए के आसपास। अब यहाँ पे देखा है तो कितना 50% की सीधा-सीधा कट जा चुकी है। क्या लगता है ये डिस्काउंट चल रही है? कुछ ऑफर चल रहा है जियो का? चलिए, देखिए ऑफर के बाद तो अलग की बात है लेकिन यहाँ पे देखिए यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से आपस में कंपेयर करते हैं जो कि क्या करती है? लोन देती है, इंश्योरेंस बैंकिंग का कामकाज करती है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का कामकाज करती है,
लीज का काम करती है, बाकी सभी चीजों को कामकाज करती है। तो वहीं पे इनकी रेस के आगे सभी कंपनी फीकी पड़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? निवेशकों का इंटरेस्ट जो है लगातार बढ़ती गई, यहाँ पे जो काफी हद तक ओवर वेट की बात शामिल करती। कितना का? अर्निंग कहते हैं नील छोटा सा, और उसमें क्राउड काफी बड़ी सी लेने को लेकर के, जैसे सीओ जियो की सीम में हुआ था, जब मार्केट में शायद डिमांड इतनी बढ़ गई थी और जो लोग उसको शायद मिलती नहीं थी सिम। मुझे ऐसी याद है कि लोग लाइन लगा करके सिम खरीदते, कई दिनों तक वेट करना पड़ता था, जो सिम मिलेगा हम फ्री की सर्विस यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे वही भीड़ का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ी थी, वही धीरे धीरे करके भीड़ अब निकलने की कोशिश कर। स्टॉक प्राइस को गिरना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मार्केट में उसको लेकर भीड़ नहीं गिरी। अब दूसरा सवाल यह है, जो क्या कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बेटर कर रही है या नहीं कर। यदि इसकी पर्सपेक्टिव डेटा को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो आया दिसंबर तक का, हम उसके बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी पिछले क्वार्टर डेटाबेस को लेकर के यदि आप वाई से कंपेयर करते हैं सीधे तौर पे, तो यहाँ पे देखा गया 414 करोड़ की टर्नओवर रही, वो बढ़ के 438 करोड़ हो जाती। परसेंटेज वाइज लगता है कि नॉमिनल सी परसेंटेज इंक्रीज करती देखी गई, जबकि जो क्यू का डेटा था सितंबर के कंपैरिजन दिसंबर का, उसमें भारी गिरावट दर्ज कर। जबकि यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो वहां पे भी एक भारी गिरावट रही, जबकि सोचिए 77% के बजाय 71% हो गया, 80% के बजाय 71% हो गया, तो लंबी कट देखने को मिला। तो मार्केट को गिरना एक स्वाभाविक सी बात बन जाती है, कि मार्केट में उस हिसाब से परफॉर्मेंस करके नहीं दिया, और जो ओवर वेटेज स्टॉक था उसमें लगातार बिकवाली बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। आखिर ये सवाल है कि आखिर कहां तक ये बॉटम बनाएगी। आइए पार्ट बाय पार्ट थोड़ा समझते हैं। जहां कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी 70 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले पीरियड में 226 करोड़ का था। उससे पिछले पीरियड के मुकाबले कंपेयर करें तो नियर अबाउट कई बार सेम, तो कई बार बड़ी डाउनफॉल की चिंता दर्ज कर। लेकिन ईयरली बेसिस में कंपनी का ने ये रिजल्ट देती है कि टीटीएम के मुताबिक कंपनी का जो सेल्स है वो 4000% से ज्यादा ग्रो करती। तो दूसरी तरफ ये कहती है कि जो कंपाउंडेड प्रॉफिट था वो 6200% से ज्यादा जंप करती। तो सीजीआर के बेसिस पे 18% की कट आती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी सेलेंट बैठी है। तो आखिर निवेशकों का कंपैरिजन टू द पीयर्स के हिसाब से कैसा इंटरेस्ट जाहिर करता है, उसके मुताबिक देखा जाए, जो कि बड़ी दिग्गज कंपनी के तौर पे इसी सेक्टर की कंपनियां हैं, जहां पे बजाज फाइनेंस की बात करें, जियो फाइनेंशियल की बात करें, मार्केट कैप के लिहाज से तो काफी बड़ी हो चुकी है, और बजाज होल्डिंग की बात, इन सभी कंपनियों के आगे देखेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा क्या है, इसकी स्टॉक प्राइस वेटेज है। इसकी स्टॉक प्राइस भले ही 200 रुपए के आसपास है, लेकिन अर्निंग के मुताबिक जो रेट निकल के आती है काफी वैल्यू कहते हैं कि काफी महंगी रेटों में देखने को मिला है। लेकिन वहीं तो यदि आप नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे तो दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में जो है, खास करके बजाज होल्डिंग को एक्सेप्शन के लिए छोड़ दें, तो इन दोनों तीनों कंपनियों से इनमें जो रेशियोज हैं वो काफी ज्यादा दर्ज करती है नेट इनकम मार्जिन को लेकर, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी तो कंपनी कमा के डाल रही है। निवेशकों का इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में एफआईडीआई की जो रेस रही, उसमें एफआईआई ने लगातार बिकवाली किया थोड़ा बहुत करके, जबकि डीआई ने कुछ न कुछ खरीद के रखा है दिसंबर तक की। लेकिन उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट लगातार बिकवाली के दौर से गुजरता दिखा, चारों तरफा बिकवाली चल रही थी मार्केट, उस रेस में उनका भी नाम शामिल होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो आम पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग पहले भी थी, अभी भी है। करीब करीब 50 लाख लोग इस कंपनी के निवेशक के तौर पे बने हुए हैं। 1,41,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट का रेट लगातार गिरावट दर्ज करती है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो उस लेवल पे कन्वर्जेंस नहीं कर पाए जो आंकड़ा सोच रहे थे। जबकि इस कंपनी के बारे में देखा तो कंपनी जियो फाइनेंशियल ऐप की बात की थी, बिल्ड फॉर द
जेन एआई जनरेशन ऑल को लेकर जिक्र करती है, जहां पे क्या क्या प्रोवाइड करेगी कंपनी, होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज हो, लोन फॉर द लोन ऑन म्यूचुअल फंड, सोचिए म्यूचुअल फंड पे लोन देगी, चेक क्रेडिट स्कोर की बात, चेक क्रेडिट स्कोर भी चेक कर पाएंगे, यूपीआई और बिल पेमेंट की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा बोरोवर्स हो, कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट हो, ट्रांजेक्ट हो, इन्वेस्ट हो। इसके अलावा कहते हैं ऑटो एंड द टू व्हीलर्स, हेल्थ टू व्हीलर्स प्रोवाइड करेगी लोन में तौर पे, हेल्थ इंश्योरेंस देगी, लाइफ टर्म एंड द नॉन टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ये सभी चीज अपनी ऐप के माध्यम से करने वाली है, जो अभी तक ये उस लेवल पे कर नहीं पाए। इसके अलावा इन्होंने ये जिक्र किया कि इनके पास यदि एवरेज देखा जाए तो उन्होंने कहा कि 4.67.4 मिल जो कि मिलियंस की एवरेज एमओयू की बात कहते हैं, जहाँ पे अक्रॉस द डिजिटल पे प्रॉपर्टीज को लेकर के इनके पास जिक्र करती देखेगी। तो वहीं पे कुछ चीजों को लेकर के अपनी जो लेंडिंग एंड लीजिंग की पार्ट है उसको लेकर डिस्क्लोज करती है कि इनके पास रिटेल्स में हो या फिर कॉर्पोरेट के अंदर हो, जो चाहे होम लोन्स एंड लैब लोन को लेकर। तो इन्होंने ये कहा कि एयूएम पे जो है रहा जो टर्नओवर को लेकर के जो करीब 4200 करोड़ के आसपास दिसंबर तक के डेटाबेस साझा कर दी, जो कि 1206 करोड़ के आसपास Q2 के डेटाबेस के मुताबिक दर्ज करती पाई गई। बड़ी वर्सेस की बात किया जाए तो कुछ चीजें में जहाँ पे पेमेंट गेटवे की बात भी कहती है, पेमेंट के अलावा कंपनी की अलग अलग जो कंसोलिडेट डेटा आया उसमें उन्होंने जिक्र करके बताई, लेकिन परसेंटेज बाय डिक्लेरेशन नहीं दिया। तो शायद मुझे लगता है कैलकुलेटर खोल के आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कितनी परसेंट की ग्रोथ रही, कैसे नहीं रही। इसकी रेगुलेशन को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि अल्टीमेटली जो रेपुटेशंस हैं उसको लेकर के या फिर रेगुलेशंस की बात कहते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल को लेकर जिक्र करती है कि कंपनी जो है वो इंश्योर्स प्रूडेंट कैपिटल जो डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर के जिक्र करती देगी, जहाँ पर रिस्क गारंटी की बात कहती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल को लेकर भी जिक्र करती है कि ये शायद अच्छी खासी कामकाज कर पाएगी। ये तो शायद सभी कंपनियां कहती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक लगातार गिरती हुई नैया दिख रही है। और कहाँ तक गिरेगा इसका सेंटिमेंट कहाँ तक कहें, क्योंकि इससे पहले मार्केट एक लगातार पंप भी हुआ था। सोचिए अभी इसका यदि सपोर्टिंग जोन देखा जाए पूरे के पूरे जोन मार्केट जोन को लेकर के, तो ये कह सकते हैं कि जिस प्राइस पे इन्होंने पहले भी बॉटम क्रिएट किया था वहां तक स्थिरता बना पाएगी। और सोचिए यहाँ से मार्केट की रेस में यहाँ तक जाना, अर्थात जो लोगों ने यहाँ पे अपनी सेलिंग किया उस ऊपरी पोजीशन में उनको प्रॉफिट बना। जिन लोगों ने धीरे धीरे करके किया तो उन्होंने एसएल के साथ निकला होगा, जिन लोगों ने यहाँ भर के किया। आज जिन लोगों ने ले रहे हैं और जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन से ले रहे हैं कि साथ ये कल बढ़ जाएगा, उनके लिए कल चिंता की बात हो जाती है और हमेशा हो जाती है, आज की बात नहीं। यदि मार्केट ट्रेंड की बात करें तो लगातार इसमें गिरावट 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 चलती देखी गई है। तो ये यदि हम इसको आपके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे, यदि इनके सेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिर जो केवल इस यहीं पे गिरावट है कि बाकी पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे बाकी कंपनियों में गिरावट है। तो यदि इनके लिहाज से देखा जाए जो फाइनेंशियल इंडेक्सेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे नहीं, बाकी कुछ पीरियड में एक साल के दौरान में सेंसेक्स में 5% की रैली रही, जिसमें कि इनकी कंपनी रिलायंस का भी योगदान रहा। दूसरी तरफ जो बाकी कंपनियां हैं इसके सेगमेंट की, इसके सेक्टर की, उसमें 7% की रैली रही। तो यहाँ पे ऑन एवरेज लिस्टिंग के बाद से लगातार मार्केट क्या होती जा रही है, कट होती जा रही है, क्योंकि इसका जो वेट बढ़ी थी स्टार्टिंग से वो काफी ओवर वेट की बात शामिल किया वैल्यूएशंस के लिहाज से। इसलिए मार्केट को कट करना थोड़ा सा स्वाभाविक सी बात हो सकती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, और तब तक के लिए कह सकते हैं कि विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। यदि आपको वैल्यू एडिशन मिलता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।